महाराष्ट्र में दरअसल इस वक्त महायुति की जो सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार दोनों उप मुख्यमंत्री, क्या इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? इसकी बात कल से क्यों ज्यादा होने लगी? दरअसल कल एक कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। तीनों लोग मौजूद थे, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम। फिर अचानक अजीत पवार बैठक से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुर्सी खाली रहती है और 2.5 घंटे तक मीटिंग चलती रहती है, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। 38 प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। और अजीत पवार उसमें नहीं होते। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। गैर क्रीमी लेयर के लिए, नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी के आरक्षण के लिए होती है, इसकी आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना करने का अनुरोध किया जाएगा केंद्र से। यह फैसला राज्य में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है। ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए नॉन क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अब यह सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए उसको आरक्षण दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिसे अगले सत्र में पेश किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जो लिया गया है और इससे राज्य के ओबीसी वोटर पर प्रभाव छोड़ने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन फिर वही बात, अजीत पवार कहां थे? अच्छा, इससे पहले भी ये खबरें आती रही हैं कि अजीत पवार इस बात से नाराज रहते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट में जो विषय आते हैं उसकी जानकारी उनको नहीं होती। कई प्रस्ताव कैबिनेट में ऐसे आते हैं जिनको अजीत पवार को बैठक में जाने के बाद पता चलता है। तो इससे उनकी नाराजगी रहती है कि भाई एक प्रॉपर सिस्टम का पालन नहीं हो रहा है और क्या उनको बाईपास करने की कोशिश हो रही है। अजीत पवार उनकी छवि जो है एक दबंग नेता के तौर पर रहती है, किसी से दबते नहीं है वो। तो क्या कल भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे वो नाराज होकर कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके चले गए? इसकी हम लोग बात करेंगे। इसकी बड़ी खबरें, बड़ी हवा है कल से महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन जो वजह उनके जाने की ऑफिशियल बताई गई है वो भी मैं आपको बता दूं। अजीत पवार के ऑफिस का ये कहना है कि कल की कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार मौजूद थे। बैठक में पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद अजीत पवार वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें लातूर जिले के उदगीर तहसील में एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम में शामिल होना था। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम की जानकारी दी और उसके बाद फिर वो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले। लेकिन फिर वही बात कि धुआं उड़ रहा है तो कहीं आग तो होगी। तो ये चर्चाएं तो बहुत अरसे से चल रही हैं, अजीत पवार और बीजेपी का साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, बीजेपी चुनाव में जाने से पहले हो सकता है उनसे किनारा कर ले। अब कल की बैठक की जो चर्चाएं हैं वो क्या कह रही है? देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वो दरअसल 2 दिन पहले होने वाली थी। एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो एक दिन उन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए कैबिनेट की बैठक को निरस्त कर दिया था। अजीत पवार 2 बातों से नाराज थे। एक तो इस बात से वो नाराज था कि कैबिनेट में लगातार जो 3 बैठकें हुई है उसमें ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिसकी पहले चर्चा नहीं होती, उनकी नॉलेज में नहीं होते। 11वें आवर पर प्रस्ताव लेकर आते हैं। अजीत पवार का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में कोई भी प्रस्ताव आएगा तो वो वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है प्रदेश के, तो उनके पास सूचना पहले आना चाहिए। पिछली बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उनसे कहा गया था कि आगे इस बात पर ध्यान रखा जाएगा। कल जब बैठक हुई कैबिनेट की तो 38 प्रस्ताव उसके अंदर पास किए गए और कई प्रस्ताव वित्त विभाग से जुड़े हुए थे जिसकी जानकारी अजीत पवार को नहीं थी। और जब वो प्रस्ताव आया तो अजीत पवार ने पूछा कि ये पहले से प्रस्ताव नहीं आए, मेरी नॉलेज में नहीं है, वित्त विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव है, मैं मंत्री हूँ, तो ये मेरे पास पहले क्यों नहीं भेजा गया इस पर राय लेने के लिए। ये कहा गया कि भाई समय कम है, किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। अजीत पवार ने कहा ये एक्सक्यूज मुझे मंजूर नहीं है। इसके बाद अजीत पवार ने कहा कि मैं पश्चिम महाराष्ट्र का नेता हूं, पश्चिम महाराष्ट्र के शुगर लॉबीज की कई प्रॉब्लम्स है, मेरे क्षेत्र की कई समस्याएं थी, कई चीजें मैं कैबिनेट की बैठक में लेकर आ रहा था, मुझसे कहा गया था कि इसको चर्चा कर लाया जाएगा। आज ये आखिरी बैठक कैबिनेट की होने वाली जा रही है, इस बैठक में मेरे दिए हुए प्रस्ताव क्यों नहीं है? ये आखिरी बैठक थी? ये आखिरी बैठक थी कि पता है कि कल या परसों में अधिसूचना जारी हो जाएगी। अच्छा, फिर आप कुछ काम कर नहीं सकते, इसलिए 38 प्रस्ताव कल सब पास कर लिए कि कभी भी, कल दशहरे की छुट्टी है, परसों चुनाव लग जाएगा। ठीक है। तो अजीत पवार ने जो मैंने प्रस्ताव दिए थे उस पर चर्चा होकर वो प्रस्ताव क्यों नहीं आए जा रहे, और कई ऐसे प्रस्ताव लेके जा रहे हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो अजीत पवार को यह बात की नाराजगी थी। दूसरा, अजीत पवार इस बात से भी नाराज है कि जिस तरीके से संगठन के अंदर तीनों दलों के बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आइसोलेटेड किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को उनके कारण नुकसान हो रहा है, तो बीजेपी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। सुनील तटकरे का यह बयान भी 2 दिन पहले आया था, जो प्रदेश अध्यक्ष है, अकेले सांसद है रायगढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के,
कि भाई अगर किसी को लगता है कि हम किसी के ऊपर बोझ है तो हमसे कह दिया जाए, हम अपना रास्ता देख लेंगे। हम किसी का बोझ नहीं बनना चाहते, हम संगठन की लायबिलिटी नहीं है, हम संगठन के एसेट है। अब ये अजित पवार के अंदर चर्चा चल रही है कि शायद हो सकता है अजित पवार अपना रास्ता अलग अख्तियार करे और चुनाव अपने दम पर लड़े, क्योंकि अजित पवार इस बात को जानते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो अपने दम पर तो लड़ना हालात पड़ेगा। यहां तक पहुंच चुके हैं कि दोनों अलग होने के बारे में सोच सकते हैं, बीजेपी और अजीत पवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि अजित पवार खुद अपना रास्ता ले ले, हम उन्हें बाहर क्यों करें, हम पे ठीकरा ना फूटे कि हमने आपको बाहर किया। अजित पवार कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरे कारण मेरा वोट उनको ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मेरे कारण उनको नुकसान हो रहा है, और मुझे भी ये बात की एहसास है कि मेरा जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है जिनके लिए मैं 10% सीट रिजर्व कर रहा हूं, वह मुझे वोट नहीं करेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं अलग चुनाव लड़ूं, अब सीटें लेकर आऊं और फिर तय करूं कि मुझे उद्धव के साथ सर, जाना है या इनके साथ रहना है। अब ये एक ऐसी चर्चा है जो जाने कब से चल रही है कि भाई नहीं, बीजेपी को लगता, और खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, कि बीजेपी को अजीत पवार के आने से बहुत नुकसान हुआ, उनकी छवि ठीक नहीं है, और प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि यहाँ करप्शन हुआ है। लेकिन अब सुनते सुनते भी इतना टाइम आ गया, अब तो चुनाव आ गया। किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने खबर फीड भी नहीं किया है, मतलब बयान तो छोड़ दीजिए, जो हम लोगों को खबर दी जाती है, कार्यकर्ताओं में जरूर भाव है, वोटरों ने भी इस बात को उठाया था, और बाकी उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। अभी ये तानाजी शिंदे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो शिंदे गुट के हैं, उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या एनसीपी के साथ लोगों के साथ बैठते हैं तो मुझे बाहर आने के बाद उल्टी होने लगती है, कैबिनेट मीटिंग के साथ एलर्जी हो जाती है इन लोगों के साथ बैठने में। ये सब चलता रहता है। लेकिन कल की मीटिंग जो के बाद तो कल शाम को उनका बयान आया है एनसीपी का कि ऐसी बात नहीं थी, चूंकि दादा उनके घर नहीं जा सके थे। रतन टाटा जी का जब शव आ गया तो सबसे पहले उनको था कि मैं पहुंचूं ताकि लोग देखें कि मैं आया हुआ हूं। बाकी एनसीपी के कैबिनेट मंत्री अंदर थे। ठीक है सर। तो कल तक का तो ये सिचुएशन है। सेकंड जो इसमें आती है कि अजीत पवार के बारे में जो भी कहा जाए कि नॉर्मली बहुत बैलेंस्ड स्टेटमेंट देने वाले और शांत होकर फैसला करने वाले नेता हैं अजीत पवार, अभी तक जो उनका कैरेक्टर मैंने देखा है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक जो कैरेक्टर है, अपनी ओर से किसी साथी को तुरंत छोड़ दो, ये वो नहीं दिखाना चाहती, अभी तक तो नहीं हुआ है। कुछ कुछ ऐसी घटनाओं में हुई है, तो अंदर जरूर इसको लेके असंतोष है, लेकिन लीडरशिप ने इस दृष्टि से सोचा होगा या हुआ है, उसका अभी तक बिल्कुल संकेत नहीं मिला है। लेकिन इसकी संभावना हो सकती है कि जितनी सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का जो एक चीज मैं देखा हूं महाराष्ट्र को लेके, सर थोड़ा जल्दी क्योंकि 2-3 खबरें और हैं। अपनी शर्तों पर अपनी शक्ति के अनुसार हमको सीटों का समझौता करना है। ठीक है। तो जब 2014 में उससे जो अलग हो सकते हैं शिवसेना से, तो किसी तो के फिर साथ इनसे क्यों नहीं हो सकते? ये सर, है कारण। आपकी अनुमति हो तो दूसरी खबर पर चले जाओ। ठीक, क्योंकि काफी चर्चा इस पर हुई जी हाँ, है। आगे की खबर जो है वो आपकी टिप्पणी उस पर इंपॉर्टेंट भी रहेगी। आरएसएस के बड़े सीनियर नेता हैं भैयाजी जोशी, वो कहीं कार्यक्रम में एक बात कर रहे थे और वहां उन्होंने जाति को लेकर के बात की। जाति की इतनी चर्चा है, खासकर इस परिणाम जो आए लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने ये कहा कि जाति हम तो तय करते नहीं, हम तो जिस घर में पैदा हो गए उस वहां जो जाति रही वो जाति हमारी हो जाती है। तो जो चीज हमारे बस में नहीं है उसको लेकर के मतभेद क्यों होना, उसको लेकर के हम लोग क्यों अहंकार पालें और झगड़ें एक दूसरे से। अब इससे पहले याद कीजिएगा कि जो केरल में बैठक हुई थी, बड़ी बैठक आरएसएस की पलक्कड़ में, उसके बाद ऑफिशियल तौर पर ये स्टैंड लिया गया था ओबीसी जनगणना को लेकर के कि अगर जरूरी हो सरकार के लिए, अपने कामकाज के लिए, और अगर ऐसी जनगणना कराई जाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, फिर आपको सुनना चाहिए ये भैयाजी जोशी का बयान। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होंगे? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। फिर भेद कहां पर? राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं करना चाहिए। गलत धारणाएं होगी, समाप्त करना चाहिए। कुछ भ्रम होगा, दूर करना चाहिए। अनावश्यक अहंकार पनपता होगा, उस अहंकार के बीज को नष्ट करते हुए हम सब एक समाज के अंदर
विजय जी का मैंने कहा कि टिप्पणी खास रहेगी क्योंकि उन्होंने तो आरएसएस पर पूरी किताब लिखी हुई है। सर, जातिगत भेद और ऐसा संगठन आरएसएस जैसा जो समाज के अंदर ही काम करता है, वो उसकी क्या भूमिका है जाति को लेकर के, और क्या वो कोई रीपोजिशनिंग है जाति को लेकर के आरएसएस की, आपको ऐसा लगता है आज के दौर में? देखिए, आरएसएस की जाति को लेकर संगठन के अंदर तो जाति चलती नहीं है, वहाँ पर जाति बिल्कुल की नहीं पहचान नहीं होती है, चलती नहीं है, मतलब उसमें कोई पहचान नहीं है। यदि आप संगठन के कार्यक्रम में जाओगे, शाखा में जाओगे या ओटीसी जिसे आप कहते हैं प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे, तो वहाँ पर जाति के नाम से पहचान नहीं होती है, ठीक है। तो संगठन उस तरह से नहीं मानता, लेकिन संगठन जाति पर काम नहीं करता हो ऐसा नहीं है, जातियों पर काम कर रहा है, छोटी छोटी पिछड़ी जातियों पर काम कर रहा है। क्या किस सेंस में काम कर रहा है? वो काम करता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको, जो उससे ऊपर की जाति है उनके साथ एक समरसता हो। आरएसएस का जो एक भाव है वो समरसता का भाव है कि सब लोगों में समरसता हो। और आरएसएस प्रमुख जो हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने जब कहा, एक नारा दिया कि भाई एक गांव, एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं, तो वो समरसता का मकसद है उसका कि भाई सारी जातियां, क्योंकि गांवों में अक्सर होता है कि उनका शमशान भी अलग होता है, कुआं भी अलग होता है, उस पर काम होता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? संघ उस पर काम कर रहा है, उसमें कोई वो नहीं है कि संघ काम कर रहा है। मुझे लगता है हमें, भैया जी जोशी तो बड़े लोग रहे हैं, सरकारेवार रहे हैं, कल विजयादशमी है और सरसंघ चालक का सालाना वो है संबोधन है मोहन भागवत जी का, और मुझे लगता है कि वो इस विषय पर जरूर बोलेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से आज के दौर में राजनीति का महत्व, जाति का महत्व, जाति का महत्व और जाति पर क्या जरूरत है क्या नहीं है, उसको हम ज़्यादा अधिकृत तौर पर बात करें और उस पर चर्चा करें। क्योंकि अभी संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों क्या एक लाइन पर चल रहे हैं, ये भी अभी कन्फ्यूजन है। क्योंकि अभी कहा गया कि भाई जातिगत जनगणना को लेकर कोई परेशानी नहीं है संघ को, सरकार जो है वो जातिगत जनगणना के साथ नहीं है। हालांकि अभी कुछ कहा जा सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध ही है जातिगत जनगणना पर, उन्होंने कभी उस तरह की बात नहीं की। और अब तो जब 2025 में बीजेपी अगले साल ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया उस पर, तो यही तो माना जाना है कि आप नहीं कराना चाहते। और 2025 में आप जब जनगणना शुरू करने वाले हैं, हालांकि इसी सरकार में पहली बार हुआ है 50 साल में कि 5 साल आपने लेट कर दिए जनगणना को, और अब हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें यदि जातिगत जनगणना सरकार को करानी होगी तो वो उसको देख लेंगे। मैं जानना चाहता हूँ मूल तौर पर, लोगों को भी हो सकता है इंटरेस्ट हो जानने में, एक व्यक्ति की जाति की पहचान है, इस पर आरएसएस का रुख क्या है कि भाई आप अपनी जाति का गौरव करो, कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो रहे, लेकिन झगड़ा ना हो, क्या ये है? इसीलिए समरसता का जो शब्द है ना वो है, लेकिन जाति की पहचान को कम करने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं रहा। लोक देवता, लोक मेले, जातियों के जो देवता हैं छोटे छोटे, उस सबको भी वो सब रहे, सम्मान उसको तो कर दे। लेकिन देखिए, मोहन भागवत जी अभी 2 बैठकों में थे, कुछ पत्रकारों इस सबको बुलाया था, हम लोग गए थे। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में आज के समय जाति की कोई प्रासंगिकता नहीं है। सवाल हम लोगों ने किया, बड़ी बात है कि आज के समय में जाति की कोई प्रासंगिकता नहीं है, अगर मेरी दृष्टि पूछी जाए तो। स्पष्ट 2 बार उन्होंने ये भाषा बोली। देखिए, भैया जी जोशी जी ने जो कहा है, उसका अर्थ इतना ही है कि भाई हम किसी जाति में पैदा ले लिए, ये ना तो हमारा गुण है ना हमारा दोष है, ये हमारे हाथ में नहीं है जो हो रहा। तो उसके आधार पर भेदभाव या अहंकार, उन्होंने कहा ना, कुछ लोग अहंकार पाल लेते हैं कि वो अहंकार क्यों, अगर हमारे, फिर वो उदाहरण दे रहे हैं, तो ये भी उसी ओर जा रहा है कि कोई किसी जाति में पैदा ले लिया है, उसके आधार पर हमारे अंदर अहंकार हो, भेदभाव हो, वो ठीक नहीं है। सबको, हिंदू समाज को एक दूसरे की, क्योंकि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदुर पतितोर भवेत्, ये बहुत पहले से नारा है कि सभी हिंदू सहोदर भाई है, उसमें कोई पतित नहीं है। ये आज का थोड़े है नारा, ये नारा है 70 के दशक का आरएसएस का। तो इसलिए वो उसी भाव को वो आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति के आधार पर कभी भी विचार करता ही नहीं है। जिस आप विचार नहीं करते, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, कोई दलित घर में पैदा हुआ, तो अंतर तो है ना? नहीं, अंतर है। और हमारे समाज की एक स्वाभाविक स्थिति है कि लोग अपनी जातीय पहचान रखते हैं, तो उसको वो धीरे धीरे खत्म हो। आरएसएस अब जो मैं समझा हूं, हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि मेरी भी बहस हुई है इस पर कि जाति जो है हमारे देश की ताकत रही है, अंग्रेज जाति तोड़ना चाहते थे, जाति भेद खत्म होना चाहिए, आरएसएस इसी बात को मानती थी। अब मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि जिस प्रकार से शहरों में आके धीरे धीरे जाति खत्म हो रही है, उस प्रोसेस को संघ जो है चाहती है कि वो आगे बढ़े।
ये अभी तक मेरी समझ में आई है। उसके लिए कोई ये नहीं कि उनके तरह जाति तोड़ो आंदोलन करे। जातीय जनगणना पर हमारी बाद में बात हुई, उन्होंने कहा है कि उसमें देखिएगा लिखा, अगर जातियों के कल्याण की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से आवश्यकता हो तो किया जाना चाहिए, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हो। ये उसका बयान है। क्या आज की दौर की राजनीति जिसमें जाति इतनी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए एक हथियार है, क्या वो जवाब ढूंढ पाई आरएसएस और बीजेपी? देखिए, संघ भले ही सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हो, लेकिन संघ भी जानता है कि देश के अंदर राजनीति का क्या महत्व है। राजनीति का हिस्सा तो संघ है ही ना। संघ खुद राजनीति नहीं करता, लेकिन समाज का हिस्सा होने के कारण राजनीति में जो भी निर्णय होते हैं संघ को भुगतने पड़ते हैं। संघ इस बात को जानता है कि अगर जाति के आधार पर समाज बटेगा, जिस तरीके से एक बार कोशिश कर रहा है कि जाति के आधार पर समाज को बांटा जाए, जाति के आधार पर समाज के अंदर विभेद पैदा किया जाए, अगर समाज के अंदर जाति की आग लगेगी, समाज जाति के अंदर लड़ेगा, तो यह संघ की सबसे बड़ी हार होगी। संघ का यह मानना है कि हमारी विफलता होगी कि हम 1925 से जिसके खिलाफ हम लगातार कार्य करते रहे, हम समाज को उस तरफ पर ले जाने में असफल रहे कि समाज जाति में टूटता चला गया। तो संघ कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि समाज जाति के आधार पर टूटे, और संघ उसी दिशा में लगातार काम कर रहा है कि एक कुआं होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए और एक शमशान होना चाहिए। लेकिन संघ इस बात को भी जानता है कि भाई व्यक्ति जन्म लेगा तो वो उसके हाथ में रहता नहीं, वो किस जाति में जन्म ले रहा है, वो किस धर्म में जन्म ले रहा है, उसके हाथ में नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से जाति को लेकर जो चलता है रूरल एरियाज में, वह किस तरीके से रोका जाए, सरकार किस तरीके से वो कोशिश करे, संगठन संघ जाति विहीन समाज बनाने के लिए कि जाति के आधार पर कोई प्रताड़ना ना हो, सबका सम्मान हो, सब साथ में रहे, सबका साथ में विकास हो, और जाति के आधार पर कोई लड़े ना। मतलब बड़ी बात यह है कि संघ का कहना है कि भाई हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व के नाम पर हम सब हिंदू है, जाति की कोई बात नहीं होगी, हम कौन है, हम सब हिंदुत्व है। और हिंदुत्व की भावना जब जगेगी, जाति आदमी बोलेगा और हिंदुत्व की बात करेगा, तब समाज संगठित होगा। और संघ उसी दिशा में कोशिश कर रहा है। धर्म के आधार पर पैदा अपनी चॉइस से होते हैं क्या? जाति में अपनी चॉइस से नहीं होते, धर्म से अपनी चॉइस से होते। कहाँ होते हैं? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि जाति विहीन समाज हो, क्योंकि जाति हमारी पैदाइश को खुद तय नहीं करते, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो धर्म के आधार पर भी कौन कह रहा है कि झगड़ा हो? जाति किसी तरह का मतभेद को लेकर है, तो धर्म में भी जो दूसरे धर्म में पैदा हो रहा है वो भी उसकी चॉइस नहीं है ना। बिल्कुल चॉइस फिर तो धर्म विहीन भी हो। तो उस पर भी चर्चा, अभी तो जाति पर चर्चा थी। चलिए ठीक है सर, ये चर्चा भी करेंगे किसी और रोज। आज वक्त इतना ही था। अवधेश जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया, आज आप स्टूडियो आए।